हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने अक्टूबर के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर दिया था, है ना। और आज हम स्टार्ट करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, इकोनॉमी, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और ये मैं बता देता हूँ कि इसके जो भी हम लेक्चर्स करते हैं रोज़ के, उसके MCQs वी शेयर, है ना। उसका MCQ का भी लेक्चर रोज़ आता है ना। तो वो यू कैन ऑल्सो डू दैट आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। और उसके बाद प्रीलिम्स की हाई यील्डिंग सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 1 मिनट में एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं ना। सो दैट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो यू नीड टू स्टडी, है ना। अगर आपको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का, है ना, तो वो भी चल रहा है ना। एंड इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, है ना, जहाँ पे हम डेली मटेरियल्स शेयर करते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट समुद्रयान मिशन, है ना। तो नाम में देखो क्या है, समुद्र यान। समुद्र क्या होता है? समुद्र होता है ओशियन, है ना। और यान क्या होता है? व्हाट इज़ यान? यान मतलब शिप, है ना। जैसे चंद्रयान, तो चंद्रमा पे जाने वाला शिप, है ना, स्पेस शिप। तो समुद्रयान क्या होगा? ओशियन के अंदर जाने वाला शिप, है ना। मतलब सबमरीन होगा एक, जो अंदर तक जाएगा, है ना, ओशियन के एकदम डीप तक जाएगा, उसको ही हम समुद्रयान बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज़ समुद्रयान मिशन। तो इसमें ये क्या होगा, ये बेसिकली 6000 मीटर तक अंदर जाएगा। और वहाँ पे जो जो ओशन बेड होता है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, है ना। ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, है ना। तो अगर ये इंडिया इसके ये मिशन लॉन्च करने के बाद इंडिया उन 4 कंट्रीज़ में शुमार हो चुका है किस जो इस टाइप के मिशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अंदर डीप तक जाते हैं। 6000 मीटर बहुत ज़्यादा डीप होता है। जनरली जो सबमरीन्स होती हैं वो 200-300 मीटर तक पे ही तैरती हैं, है ना। पर अब इंडिया जो है वो 6000 मीटर तक नीचे जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे जैसे नीचे जाते जाते वो प्रेशर ज़्यादा होता जाता है ना। तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? US, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना, है ना। इन कंट्रीज़ के क्लब को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसे व्हीकल्स डेवलप कर सकती हैं जो इतना डीप तक जा सकते हैं, है ना। तो इंडिया का ये पहला यूनिक मैन्ड ओशन मिशन है। ऑब्वियसली इसमें लोग जाएंगे, है ना, अकेले सिर्फ सबमरीन नहीं जाएगी, सबमरीन के अंदर लोग भी होंगे, है ना। दैट एम्स टू सेंड मैन इनटू डीप सी, है ना, इन अ सबमरीन व्हीकल फॉर अ डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स, है ना। तो वहाँ पे हम मिनरल्स का पता लगाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर अगर आप न्यूज़ फॉलो करोगे तो आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी था, है ना, उसने इंडिया को कुछ पर्टिकुलर एरिया दिया था, है ना, इंडियन ओशन में, फॉर एक्सट्रैक्टिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, है ना। तो उसमें जब हम वो पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, तो हमने ये देखा था कि अगर इंडिया उसका 10% भी एक्सट्रैक्ट कर देता है, जितना रिसोर्स है, तो इंडिया की अगले 100 साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, है ना। तो इसी के संदर्भ में ये मिशन लॉन्च हुआ है ना। इसमें क्या होगा, 3 लोग जाएंगे। सबमरीन व्हीकल का नाम क्या है? मत्स्य 6000। ये 6000 इसलिए पड़ा है क्योंकि 6000 मीटर तक अंदर जाएगा, है ना, डेप्थ तक अंदर जाएगा। तो मत्स्य से 6000 है ना, इनटू डीप सी अंडर वाटर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ₹6000 करोड़ डीप ओशन मिशन। मतलब 6000 के 3 सिग्निफिकेंस है। 6000 एक तो मीटर तक अंदर जाएगा, 6000 मीटर तक अंदर जाएगा, और दूसरा इसमें जो एलोकेशन है वो भी 6000 करोड़ का है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। It aims to explore deep ocean for resources, है ना, develop sea technologies for sustainable use of ocean resources and support the blue economy initiatives of Indian government. Blue economy initiatives में ये है कि हम जो मरीन रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे और उसका सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करेंगे, ताकि मरीन जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ निकाल रहे हैं और वापस नहीं डाल रहे हैं, है ना। सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए उसका, समझ गया। तो वो है, ये है पूरा समुद्रयान मिशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अबाउट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल क्या होते हैं? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होते हैं ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 जुडिशियल और 10 टेक्निकल मेंबर्स को अपॉइंट किया है ना, एनसीएलटी में। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है ना। तो मेरे को आप ये बताओ कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? क्वाजी जुडिशियल मतलब पार्शियली जुडिशियल, मतलब जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जनरली कोर्ट्स होते हैं ना। कोर्ट्स में क्या होता है? कोर्ट्स में आपके समाधान होते हैं, मतलब आपको अगर कोई केस करना रहता है तो आप कोर्ट जाते हो, वहाँ पे लेंदी प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, फिर लॉ के हिसाब से आपका डिसीजन होता है एविडेंस के बेस पे। बट यहाँ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज जो होती हैं ये कोर्ट्स के बाहर ऑपरेट करती हैं, है ना। ये बेसिकली ये उतने कॉम्प्लेक्स जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं ना उनको फॉलो नहीं करती हैं ना।
मोस्टली ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती हैं जनरली, है ना। और मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें वो बहुत ही मिनिमम होते हैं, मिनिमलिस्टिक होते हैं, और कॉस्ट भी जो इसमें आता है वो बहुत लो होता है ना। इसीलिए इन बॉडीज़ को कंस्टिट्यूट किया जाता है ताकि मतलब जो जस्टिस डिलीवरी है वो सब तक पहुंच पाए और जस्टिस डिलीवरी चीप हो पाए, है ना। कोर्ट्स में हर कोई नहीं जा पाता है ना, तो इसमें क्या होता है ये बहुत ही चीप होते हैं। जैसे आर्बिट्रेशन हमने डिस्कस किया था पॉलिटी में, है ना। तो आर्बिट्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना। उसी हिसाब से ये बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना। 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। किसकी रिकमेंडेशन पे था? तो वी बालाकृष्ण इरादी कमेटी। तो ये आपको याद रखना है, वी बालाकृष्ण इरादी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एनसीएलटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, है ना। तो क्या है ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क? तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नाम में ही देखो करेक्टिव एक्शन को हमको करेक्ट करना है ना। प्रॉम्प्ट मतलब पहले ही कर देना है ना। करेक्टिव एक्शन किसका करेंगे? बैंक्स का करेंगे। किसका है ये? आरबीआई है। तो आरबीआई बेसिकली क्या करता है कि अभी इतने सारे क्राइसिस जो आए थे, आईएलएनएफएस क्राइसिस आया था, है ना। बैंक्स में जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, है ना। तो ये सब की वजह से क्या हुआ? ये सब की वजह से बैंक ने एक करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लाया। अब उस करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में क्या था? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में उसमें ये था कि भाई हम जैसे ही बैंक्स का एनपीए बढ़ेगा, हम उनका एसेट क्वालिटी का रिव्यू करेंगे। कैसे करेंगे रिव्यू? 3 बेसिस पे करेंगे, है ना। पहले तो हम बैंक्स का सीआरएआर चेक करेंगे, है ना, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ना, वो कितना लोन दे रहे हैं, कितना रिस्की लोन दे रहे हैं, ये सब हम चेक करेंगे। ये सब कैसे चेक करोगे? एनपीए देख के कि कितना रिस्की लोन्स दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लोन क्या है ना। तो एनपीए ज़्यादा होगा तो मतलब क्वालिटी ऑफ लोन खराब है ना। तो ये सब चेक करेंगे। कैपिटल वो कितना रखे हैं अपने पास एनपीए को कवर करने के लिए, है ना, वो सब करेंगे। लेवरेज रेशियो क्या है, अभी हम बात करेंगे लेवरेज रेशियो के बारे में। ये सब क्या है? इन सब के बेसिस पे वो बैंक्स को रेट करते हैं, ठीक है, कि आप रिकवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपके पास कैपिटल कितना है, आप बासल 3 नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये सब के बेसिस पे वो बेसिकली बैंक जो है वो करेक्टिव फ्रेमवर्क में लाता है ना। तो अब इसमें आरबीआई क्या कर सकता है? इसमें आरबीआई डायरेक्टर्स को टेम्पररी होल्ड पे डाल सकता है कि भाई आप और एक्सपेंशन नहीं कर सकते, है ना। एक्सक्यूज मी। तो आरबीआई जो है एक्सपेंशन पे रोक लगा सकता है, मर्जर्स पे रोक लगा सकता है ना, डायरेक्टर्स की सैलरी को फ्रीज कर सकता है या रोक सकता है, इस टाइप से कर सकता है अगर फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ये आरबीआई के पास पावर्स हैं किसके अंदर? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, है ना। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम सुपरवाइजरी इंटरवेंशन करेंगे, है ना, अप्रोप्रिएट टाइम पे, ताकि बैंक्स का एनपीए बहुत ज़्यादा ना बढ़े, है ना, ताकि हम रेमेडियल मेजर्स ले पाएँ टाइमली मैनर पे, सो एज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ। तो कुल मिला के इसका पॉइंट ये है कि हमको बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना है ना, और उसको सस्टेनेबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे येस बैंक अभी आ गया था ना बैंकरप्सी के बिहाफ पे, तो उस टाइप के केसेस कम होने चाहिए, है ना। तो इस टाइप के हम पहले ही हम इफेक्टिव मेजर्स ले लेंगे, है ना। पीसीए फ्रेमवर्क इज ऑल्सो इंटेंडेड टू एक्ट एज अ टूल फॉर मार्केट डिसिप्लिन, है ना, ताकि आप लेंडिंग जो कर रहे हो वो आप सोच समझ के लेंडिंग करो, किसको लोन दे रहे हो, कितना लोन दे रहे हो, है ना, कितना रिस्की है, ये सब आप बैकग्राउंड चेक करके करो, है ना। PCA framework does not preclude the RBI from taking any actions as it deems fit at any time in addition to the corrective actions prescribed in the framework। तो framework के अलावा भी वो actions ले सकता है बैंक के ऊपर, है ना। तो इसमें क्या क्या एरिया से मॉनिटर होता है? कैपिटल एक तो मॉनिटर होता है ना, एसेट क्वालिटी को ये लोग रिव्यू करते हैं, लेवरेज रेशियो ये लोग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को बताने के लिए, है ना। अब इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं, लेवरेज, एसेट क्वालिटी और कैपिटल, ये कैसे इंश्योर करते हैं? इनके लिए रेशियोज होते हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीआरएआर, जिसके बारे में हमने पिछले कई लेक्चर्स में बात किया है ना, कि सीआरएआर कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। तो अगर उस किसी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं मालूम है तो जाके पुराने लेक्चर्स देखो, जिसमें इसी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है ना। उसके बाद आता है एनपीए रेशियो, कि भाई नेट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, है ना, आपने जितना लोन दे रखा है उसका कितना पोर्शन एनपीए हो चुका है, दैट इज एनपीए का रेशियो। और तीसरा होता है लेवरेज रेशियो, है ना। तो ये लेवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये लेवरेज रेशियो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? ये बताता है, लेवरेज रेशियो ये बताता है कि फाइनेंशियल हेल्थ बैंक का कैसा है ना। अब ये कैसे बताता है फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है बैंक का? ये मैं बताता हूँ आपको कैसे बताता है। आपको सीआरएआर पता है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको पता है, उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम टीयर 1 कैपिटल लेते थे, है ना, टीयर 2 कैपिटल लेते थे, है ना, और उसको हम डिवाइड कर देते थे रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ, है ना। ये होता था सीआरएआर, कि आपने कितना कैपिटल असाइड रखा है अपने
जो रिस्की एसेट्स हैं उसको कवर करने के लिए, ये होता था CRAR। अब लेवरेज रेशियो क्या होता है? लेवरेज रेशियो में हम क्या करते हैं, हम टीयर 1 कैपिटल लेते हैं, है ना, उसको उस टीयर 1 कैपिटल लेते हैं और नीचे हम लेते हैं टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स में सब आ जाता है, जितने बैंक के एसेट्स हैं, चाहे वो उन्होंने लेंडिंग किया हो, किसी को भी लेंडिंग किया हो, चाहे बाहर प्राइवेट लेंडिंग किया हो, चाहे गवर्नमेंट लेंडिंग किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, टोटल एसेट जितने भी बैंक के हैं वो सारे नीचे आ जाते हैं और टीयर 1 कैपिटल ऊपर आ जाता है। टीयर 1 कैपिटल बेसिकली वो वाला कैपिटल होता है जैसे शेयर्स हो गए, जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं ना, वो वाले कैपिटल होते हैं, है ना। इसका मकसद ये होता है टीयर 1 कैपिटल का कि ताकि हम मान लो कोई हम मेरा जो लोन है मान लो वो डिफ़ॉल्ट हो गया है ना, तो मेरे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि मैं उसको कवर कर पाऊँ इस कैपिटल के थ्रू। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोर कैपिटल ऑफ द बैंक, है ना, टीयर 1 कैपिटल। तो कैश हो गया, इक्विटीज़ हो गए, है ना, ये सब चीज़ें जो बैंक के पास होता है उसको हम बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपके पास, इसका मतलब क्या होता है रेशियो का, इसका रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, कोर कैपिटल है अपने एसेट्स को कवर करने के लिए। अगर आपने जो लेंडिंग दी है, जो बैंक लेंडिंग देता है, वो उसका एसेट है क्योंकि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है ना। ये एसेट मान लो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एसेट अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपके पास क्या इतना कैपिटल है ये कवर करने के लिए, लॉसेस कवर करने के लिए। तो ये अगर रेशियो हाई होता है ना, ये रेशियो मतलब हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, आप खुद ही लॉजिक से बताओ। ये रेशियो हाई होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर बैंक के पास ज़्यादा कैपिटल है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, तो बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है ना। तो इसीलिए अगर लेवरेज रेशियो हाई होता है, अगर लेवरेज रेशियो हाई होता है तो बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ जो होता है दैट इज़ हेल्दी, मतलब फाइनेंशियल हेल्दी है, फाइनेंशियली हेल्दी है ना। अगर ये लो है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो बासेल नॉर्म्स के अंदर इसको 3% रखा गया है, बट डिफरेंट इकोनॉमीज अपना खुद भी कर सकती हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ये चेंज भी हो सकता है। बासेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से इट इज़ 3%, जैसे CRAR बासेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से 8% था ना, बट RBI ने 9% रखा हुआ है ना। तो वैसे ही बैंक इसमें जो बासेल है कितना है, 3% है बासेल 3 नॉर्म्स के लिए, है ना। द हायर द टीयर 1 लेवरेज रेशियो, द हायर द लाइक्लीहुड ऑफ द बैंक विथस्टैंडिंग नेगेटिव शॉक्स टू इट्स बैलेंस शीट। भाई नेगेटिव शॉक्स टू इट्स बैलेंस शीट मतलब कि मान लो अगर कोई NPA हो जाता है ना, तो बैलेंस शीट में वो लॉस दिखेगा, तो दैट इज़ अ शॉक, है ना। जैसे येस बैंक के साथ हो गया, है ना, सारा पैसा लेके भाग गए वो, है ना। तो दिस इज़ अ शॉक फॉर द बैंक, है ना। तो उसके पास कितना कैपिटल था कि वो इंश्योर कर पाए कि भाई हम इस लॉस को मैनेज कर पाए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज रेशियो। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के बारे में, है ना। तो सबसे पहली बात आती है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट आज और अच्छे से बता दूंगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है ना। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जो अपनी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि ये फैशन पर्पज़ के लिए नहीं जाने जाते हैं। जैसे मैंने अभी ये जैकेट पहना हुआ है ना, तो ये मतलब ये सर्दी रोकने के लिए है ना। ये भी आप एक टेक्निकल बोल सकते हो, बट ऑन द ब्रॉडर सेंस जैसे हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो जनरली हम लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए या नॉर्मल फैशन सेंस के लिए पहनते हैं ना, फैशन के लिए पहनते हैं कपड़े, है ना। उसका कोई टेक्निकल प्रॉपर्टी नहीं होता है ना। मान जो गर्मियों में आप कपड़े पहनते हो वो नॉर्मल है ना, मतलब नॉर्मल है वो, बेसिकली आपको कवर करने के लिए, उसका कोई टेक्निकल रोल नहीं है। बट कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो टेक्निकल पर्पज़ के लिए यूज़ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये फायर फाइटिंग वाला आप एग्जांपल देखो। हम ये जो फायर फाइटिंग वाले अपना सूट पहनते हैं, ये अगर वो नॉर्मल हमारे जैसे कपड़े, कॉटन के कपड़े पहन के चले जाएंगे तो क्या होगा, इनमें आग लग जाएगी, है ना। तो इनमें आग नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए ये लोग फायर फाइटिंग सूट्स पहनते हैं जिनका टेम्परेचर टॉलरेंस बहुत हाई होता है ना। टेम्परेचर टॉलरेंस बहुत हाई होता है, तो ये जलते नहीं है। जब ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो ये लोग जलते नहीं है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फायर फाइटिंग सूट्स। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एस्ट्रोनॉट्स, है ना। जैसे जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, ये लोग जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, उनको वो अगर नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाएंगे तो क्या होगा, है ना, वो नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि प्रेशर बॉडी का अंदर से इतना ज़्यादा होगा, प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता ना। प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि सारी वेन्स जो है ब्लड की फट जाएंगी और वो मर जाएंगे, है ना। तो ये लोग स्पेशल सूट पहनते हैं ताकि जो बाहर से प्रेशर इतना लो है और जो अंदर से प्रेशर है वो मेंटेन हो पाए, वो इक्विलिब्रियम में आ पाए, है ना। और फिर इनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती है ये पीछे जो इनका सूट है उससे, है ना। तो ये सब इनकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ है ना। ये लोग फैशन के लिए ऐसा नहीं पहन रहे कि भाई अच्छे दिखेंगे, हमको कुछ अलग सा दिखना है, एस्ट्रोनॉट बनना है तो हम कुछ अलग सा पहनेंगे, है ना। उसलिए नहीं पहनते हैं ये लोग। किस लिए पहनते हैं? ताकि प्रेशर मेंटेन हो पाए बॉडी के अंदर, है ना। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ वॉट टेक्निकल टेक्सटाइल्स मीन, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है। तो इन्हीं
जो ये प्रोडक्ट्स हैं ना टेक्निकल टेक्सटाइल, जैसे मैंने अब फायर फाइटिंग सूट बताया, एस्ट्रोनॉट के सूट्स बताए, या फिर जो मेडिकल पर्पसेस में ग्लव्स यूज़ होता है, मेडिकल ग्लव्स यूज़ होता है ना, मेडिकल ग्लव्स जो आप पहनते हो, वो भी किस में आते हैं, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ही आते हैं, है ना। तो दे आर बेसिकली नोन फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रादर देन देयर एस्थेटिक या फिर फैशन प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब गवर्नमेंट ने इसी टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए, इसी क्लॉथ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया है ना। अब इस मिशन में हमारा एम क्या है कि हम जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो इंडिया में हमारी मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेके, उसको हम $50 बिलियन तक बनाएंगे। अभी जो साइज़ है उसका वो $40 बिलियन है, उसको इंक्रीज़ करके हम $50 बिलियन तक बनाएंगे बाय 2024, है ना। 4 साल का इम्प्लीमेंटेशन फ्रेम है कि भाई ये 4 साल में, अगले 2020 से 2021 से स्टार्ट करके अगले 4 साल तक ये स्कीम में हमको, हमारे पास टाइम फ्रेम है, हमको इतना करना है ना। तभी तो 2024 है, 2020 से 2024 समझ लो, ठीक है। 4 साल का फ्रेम है ना। तो ये क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करेगा कि भाई जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडिया में बन रहे हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़े, है ना। अभी करेंटली 5% शेयर है, लगभग 6% मान सकते हो ग्लोबल वर्ल्ड साइज़ का इंडिया का शेयर है ना। तो उस एक्सपोर्ट जो इंडिया से हो रहा है उसको हमको बढ़ाना है ना। जो 14,000 करोड़ है अभी, उसको हमको बढ़ा के 20,000 करोड़ करना है बाय 2021-22, है ना। और 10% एवरेज ग्रोथ हर साल हमको करना है इस मिशन में, है ना। उसके बाद जो पेनिट्रेशन लेवल है कि भाई कितने डीप डाउन तक हमारी इकोनॉमी में हमको पता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। और इंडस्ट्रीज़ की पेनिट्रेशन डीप तक है, कस्टमर रीच भी डीप तक है, वो हमको बढ़ाना है ना। तो वो हमको, अभी जो इंडिया में है वो 5% से 10% है ना। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करें, डेवलप्ड कंट्री से कंपैरिजन में, तो वहाँ 30 to 70% है। उसके कंपैरिजन में हम बहुत ही लो है ना। तो इसको हमको बढ़ाना है ना। उसके बाद इंडिया के अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट शेयर में इंडिया जो है वो 6% कॉन्स्टिट्यूट करता है ना। $250 बिलियन की अभी ये इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट, है ना। उसका 6% इंडिया के, मतलब इंडिया का शेयर है ना। तो ये था ऑल अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मार्क्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये मार्क्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? तो देखो, मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, है ना। मैंने एक रिस्की स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, रिस्की तो नहीं, मतलब मैंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जिसमें मेरे को ग्रोथ पोटेंशियल दिखता था, है ना। और कुछ सालों में ये स्टार्टअप ने हाइपर ग्रोथ दिखाया, है ना। लेट्स से 3 सालों में, मान लो मैंने 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया था, है ना। और इस 3 सालों में इसने मेरे को लेट्स से 1000% रिटर्न दे दिया कि भाई ये स्टार्टअप इतना ग्रो हो गया, ये यूनिकॉर्न बन गया, है ना। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1 करोड़ से बढ़कर इसका 1000% बढ़ गई, 1000 करोड़ हो गई, है ना। तो ये ऐसे टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड मार्क्यू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो बाद में लेटर डेट में बहुत ही हाई, मतलब बहुत ही बड़े सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो दीज आर कॉल्ड मार्क्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना। दिस पर्सन कुड बी ईदर एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, है ना। तो बस यही है, ये कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी हो सकता है ना। तो किसी भी मतलब आप जब इन्वेस्ट करो तो आप ये देख के किसी कंपनी में मत इन्वेस्ट करो कि भाई राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे तो हम भी कर लेते हैं, है ना। इस टाइप से इन्वेस्ट मत करो। आप खुद उसका एनालिसिस करो कंपनी का कि भाई क्या है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आगे पोटेंशियल कैसा है, तो खुद से करो। मतलब इसीलिए, मतलब ये न्यूज़ में था कि भाई लोग बस ऐसे देख के इन्वेस्ट कर देते हैं ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लीड्स रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करते हैं ना। तो क्या है ये? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है कब? 2018 में, है ना। तो ये क्या करती है, ये स्टेट्स और यूटीज़ को रैंक करती है उनके लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के बेसिस पे, है ना, कि वो उनके बेसिकली स्टेट में लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है ना। एक दूसरे से एक जगह से सामान दूसरी जगह तक जाने में कितना टाइम लेता है, कितना खर्चा आता है, ये सब पे मतलब वो रैंक करती है ना। और रिकमेंडेशन देती है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। तो इस रैंक में बेसिकली गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन्होंने ये हैं टॉप परफॉर्मर्स, है ना। और यूटीज़ में जो है वो दिल्ली टॉप पर है ना। तो ये आपको याद रखना है, यूटीज़ जो है वो और टॉप पर है ना। एक मिनट अपन वो कर लेते हैं इसमें, जस्ट अ मिनट। सॉरी, चलिए। तो अभी कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, लीड्स रिपोर्ट 2021 तो हमने डिस्कस कर लिया ये, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
इसमें हम बात करते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में, है ना। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, तो अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम, है ना। इसमें क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है ना, उसमें हम अब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमको किसके थ्रू करना पड़ता था, कॉमर्शियल बैंक से हमको लेने पड़ते थे या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको ऑफर करता था, है ना। तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर पाते थे। बट अभी क्या है, आरबीआई अलाउ कर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट इशू करती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर और जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट इशू करती है उन सब में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ अकाउंट विद द आरबीआई। तो आरबीआई के साथ आप एक गिल्ट अकाउंट ओपन करो और उसमें फिर आप जैसे डीमैट अकाउंट होता है ना, उस टाइप का अकाउंट ओपन करो और उससे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गिल्ट में मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। इट विल अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय ओपनिंग अ गिल्ड सिक्योरिटी अकाउंट विद द आरबीआई, है ना। अकाउंट ओपन विल बी कॉल्ड रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, है ना। तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट हम इसको बोलेंगे, है ना। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाय बॉन्ड्स सोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और बॉन्ड्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हुज प्राइस इज लिंक टू गोल्ड। तो ये जो गोल्ड वाले हैं ये भी, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, जो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती हैं। और जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की हमने याद करो, हमने डिस्कस करी थी ना कि उसमें आप गोल्ड दो, है ना, मतलब आपको आप इन्वेस्ट करो और आपको मतलब ग्राम्स ऑफ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो आप जैसे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेते हो तो उससे गोल्ड से लिंक्ड है आपका इन्वेस्टमेंट, है ना। आपने मान लो 100 रुपये दिया और 100 रुपये के बदले लेट से मेरे को 0.1 ग्राम गोल्ड मिल गया, है ना। तो अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड से लिंक्ड है। अब जब मैं वापस लेने जाऊंगा, मतलब मैं वापस विड्रॉ करूंगा, तो उस टाइम पे 0.1 ग्राम का जो गोल्ड का प्राइस है ना उतना मेरे को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। तो ये गोल्ड से लिंक्ड है बेसिकली, है ना। तो इनमें भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में, है ना। तो ये नई स्कीम है। अब इसमें क्या है, ओम्बुड्समैन बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है ना। तो कोई जैसे मैं हूँ, मैं मेरे सेविंग्स अकाउंट में मान लो कोई फ्रॉड हो गया ना, तो मेरा ये ग्रीवेंस है कि भाई अब मैं कैसे करूँ, तो मैं आरबीआई के पास जाके कंप्लेन कर सकता हूँ, है ना। इट इज़ एम्ड एट फर्दर इंप्रूविंग द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स। तो कस्टमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये ओम्बुड्समैन स्कीम है ना। Ombudsman is a public authority that consumers can approach if they are not satisfied with the grievance redressal mechanism of the financial institution, है ना। तो मान लो जैसे मेरे साथ अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है ना, तो पहले तो मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भाई ये कैसे हुआ, मेरे अकाउंट से कैसे वो हो गया। अगर मेरा बैंक एड्रेस नहीं कर पाता है एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर मैं ऊपर कहाँ जाऊँगा, ओम्बुड्समैन के पास, है ना। तो फिर उसके ऊपर मैं ओम्बुड्समैन के पास जाऊँगा। तो यही है ये रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं जीएन वाजपेयी कमेटी के बारे में, ठीक है। तो जीएन वाजपेयी कमेटी किस लिए है, ये बेसिकली क्या करेगी, ये बेसिकली की एरियाज आइडेंटिफाई करेगी इंश्योरेंस में, है ना। कि हम इंश्योरेंस में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम री इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, किसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से, है ना। तो ये आईएफएससी जो है ना, आपको पता होगा गिफ्ट सिटी जो है कहाँ पे है भाई, गुजरात में, है ना। तो ये जो है यहाँ से जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये रिकमेंडेशन देगी बॉडी, है ना। कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने, है ना। तो ये बेसिकली इस अथॉरिटी ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। चेयरमैन जो है वो अपने जीएन वाजपेयी हैं, उसी के नाम पे ये कमेटी है ना, जो कि चेयरमैन है किसके, एलआईसी और सेबी के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रटने वाला है, इसमें क्या बताऊँ मैं। उसके बाद यूएसओएफ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, है ना। व्हाट इज़ यूएसओएफ, यूएस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस लिए बना था, टेलीकॉम सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, है ना। टेलीकॉम सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ये फंड बना था, है ना, ताकि हर एक इंडिया में सबको टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। उसके लिए ये फंड था। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो स्कीम है इसमें क्या होगा, इसमें 4G बेस्ड मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो जितने भी विलेजेस हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कुछ रिमोट एरियाज़ है ना, छत्तीसगढ़ के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, उड़ीसा के हो गए, झारखंड के हो गए, है ना, आंध्र प्रदेश के हो गए। तो इन 5 स्टेट्स में जो मैंने अभी बताया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, है ना। इन 5 स्टेट्स में जो भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे ये मोबाइल सर्विस अवेलेबल नहीं है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, उन पे हम अवेलेबिलिटी कराएंगे 4G मोबाइल सर्विसेज की, है ना। तो इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूज़ होगा, है ना। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2002 में। क्या एम था कि हम यूनिवर्सल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और अनकनेक्टेड एरियाज़ ऑफ द कंट्री को हम कनेक्ट करेंगे ताकि वो भी बेनिफिट्स रीप कर पाए, किसका, डेवलपमेंट का, ठीक है, और किसका ही बेनिफिट रीप करेंगे, है ना। तो ये था यूएसओएफ के बारे में।
उसके बाद आगे बात करते हैं डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2008 में लॉन्च हुई थी। एम क्या है इसका कि भाई हम डिजिटाइज करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स को। तो जैसे मान लो गाँव में बहुत सारी लैंड होती है ना, अब ये लैंड के पेपर कहाँ हैं, किसके पास है, नहीं पता रहता, कभी कभार खो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना, कभी गुम हो जाते हैं, तो अब पता ही नहीं ना लैंड किसके पास है। तो गवर्नमेंट ऐसी लैंड्स को आइडेंटिफाई कर रही है जिसके राइटफुल ओनर्स कौन कौन हैं, उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर रही है ना। तो ये अगर डिजिटल होगा तो लॉस होने का कम ऑप्शन है। मान लो अगर आपके पेपर खो भी गए तो आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड है उसका कि भाई ये देखो, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है ना, ये लैंड मेरी है ना। तो उस पूरे को ये डिजिटाइज कर रही है ना। अब आपको मेरे को एक ये चीज़ बतानी है कि हमने कुछ टाइम पहले एक स्कीम डिस्कस करी थी जिसमें ड्रोन्स के थ्रू लैंड की मैपिंग हो रही थी रूरल एरियाज़ में, ताकि हम जो राइटफुल ओनर्स हैं रूरल लैंड के, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। इस स्कीम का आपको मेरे को नाम बताना है कमेंट करके, है ना। थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। इस स्कीम का आपको मेरे को नाम बताना है कि क्या नाम था उसका, है ना। इसी से ऐसे ही कुछ है रिलेटेड, ठीक है, तो आपको मेरे को बताना है। तो अभी हम पहले इसकी बात कर लेते हैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। डिजिटाइज और मॉडर्नाइज करेगी लैंड रिकॉर्ड्स को टू डेवलप अ सेंट्रलाइज लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होगा जिसमें इंडिया के सारे जितने भी लैंड, किसके कितना पैच किसके पास है, सबका डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये है डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड प्रोग्राम। अब इसी टाइप से ही एक और है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हर एक लैंड जो आइडेंटिफाई हुई, मान लो आपकी एक लैंड है ना, मान लो ये 1200 स्क्वायर फीट की लैंड मेरी है ना, कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में। अब इस लैंड का एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जैसे हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए आधार नंबर है ना, या पैन नंबर है, इस टाइप से एक यूनिक नंबर हमारे पास भी है ना, हमारी आइडेंटिटी को इंश्योर करता है। वैसे ही लैंड की आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो कि एक 14 डिजिट का यूनिक आईडी होगा जो जियो कोऑर्डिनेट्स पे बेस होगा। मतलब ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, किसी भी लैंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसका पोजीशन कहाँ है अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम उसको एक नंबर देंगे, है ना। तो बेसिकली इस 14 डिजिट के नंबर में ना ये लोग ऐसे ही करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नंबर्स उठा लेंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो पाए, है ना। तो इस टाइप से हम उन प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट टाइट ऑयल। तो टाइट ऑयल क्या है बेसिकली, तो जैसे जो शेल सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उससे जो ऑयल निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं शेल ऑयल, है ना। शेल ऑयल, शेल होस्टेड ऑयल और लाइट टाइट ऑयल, है ना। तो बेसिकली टाइट ऑयल क्या होता है, ये बेसिकली सिमिलर टाइप का ही ऑयल होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। ये भी एक लाइट ग्रेविटी क्रूड ऑयल है, मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो पतली होती है, पतला ऑयल होता है ना। कहाँ पे मिलता है, शेल जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सैंडस्टोन्स होते हैं ना, टाइट सैंडस्टोन्स होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं, वहाँ पे मिलता है ना। और इनकी परमिएबिलिटी जो होती है, जो जो ये सैंडस्टोन्स होते हैं, है ना, वो लो परमिएबिलिटी के होते हैं। परमिएबिलिटी की एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू वो किसी लिक्विड को अपने थ्रू फ्लो करने की आज़ादी देता है, समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक रॉक है ना, मान लो मेरे पास एक 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 स्ट्रक्चर है ना। अब इस स्ट्रक्चर में खूब सारे रॉक्स हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, है ना, थोड़े स्पेसेस हैं। तो अब इसमें अगर मैं पानी डालूंगा तो पानी यहाँ से निकलेगा, है ना, यहाँ से निकलेगा। तो ये होता है परमिएबिलिटी, मतलब वो कितना ईजिली अलाउ करता है फ्लो अपने बॉडी के थ्रू, है ना। दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। अगर मान लो यही बहुत टाइट टाइट होता, मान लो ऐसे ऐसे होता, कोई स्पेस ही नहीं होता वाटर के लिए पास करने का, तो क्या होता, ये फ्लो नहीं कर पाता ना, ये फ्लो नहीं कर पाता। तो वो लो परमिएबिलिटी वाला होता है ना। टाइट ऑयल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑयल शेल। जो शेल ऑयल होता है वो उससे डिफरेंट होता है। कैसे, क्योंकि शेल ऑयल जो होता है उसमें कैरोजन होता है। कैरोजन क्या होता है, कैरोजन कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर आप समझ लो। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जिसके थ्रू वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जब खूब ओवर द ईयर्स आपके जो डेड प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर खूब कंप्रेशन और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाते हैं ना, तो उससे प्रेशर और हीट वगैरह से ही बनता है, ऐसे ही बनता है ना सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसको ही हम बोलते हैं कैरोजन, मतलब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर समझ लो, वो कैरोजन होता है। तो ऑयल शेल में ये मिलता है, टाइट ऑयल में नहीं मिलता है ना। उसके बाद टाइट ऑयल इज प्रोसेस्ड इनटू गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल्स। इसको प्रोसेस किया जाता है जैसे नॉर्मल क्रूड ऑयल प्रोसेस होता है, वैसे ये भी प्रोसेस होता है ना। इसका प्रोसेस का नाम क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, है ना। इस प्रोसेस के थ्रू इसको मतलब कन्वर्ट किया जाता है ना। टॉप प्रोड्यूसर कौन है इसके, रशिया और यूएस। तो बस याद रखना टॉप प्रोड्यूसर कौन है टाइट ऑयल के, रशिया और यूएस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के बारे में बात करते हैं, है ना। तो नाम में ही है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। कैसे इंश्योर करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे हम जिसमें इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें रादर देन इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करें, है ना। ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो मिनिमम इम्पैक्ट आना चाहिए इन्वायरमेंट पे, ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है। टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग, है ना। तो ये बेसिकली है किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल कोल माइनिंग की। कोल जो हम कोल माइन करते हैं ना, जब कोल माइन करते हैं तो कैसे करते हो, आप एक ओपन फील्ड में जाते हो, वहाँ ब्लास्ट वगैरह करते हो, है ना, नीचे माइंस में ब्लास्टिंग होती है, वहाँ से कोल एक्सट्रैक्शन होता है ना। तो अब हम उसको उसको सस्टेनेबल बनाएंगे, ठीक है। टू एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस एंड टिल द डीकम्बिनेशन और फाइनल क्लोजर ऑफ द माइंस। तो माइन जब से स्टार्ट हुआ तब जब से लेकर जब वो क्लोज हुआ तब तक पूरा हम इसको क्या करेंगे, तब तक हम इसको बेसिकली सस्टेनेबल बनाएंगे इस माइनिंग को, है ना। ये क्या करेगा, ये एडवाइस करेगा, मेंटर करेगा, प्लान करेगा और मॉनिटर करेगा मिटिगेशन मेजर्स जो कोल कंपनीज ले रही हैं, है ना। तो उनको ये सब मॉनिटर करेगा। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। उसके बाद अगला आर्टिकल इज अबाउट ऑपरेशन मोल्टन मेटल। तो क्या है ये ऑपरेशन मोल्टन मेटल, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मोल्टन मेटल में हम क्या करेंगे, हम ऐसे इंडियंस और फॉरेनर्स को पकड़ेंगे कैच करेंगे जो बेसिकली गोल्ड को स्मगल करते हैं इंडिया में हांगकांग से, ठीक है। किसके थ्रू, फ्लाइट वगैरह के थ्रू, एयर कार्गो के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे लोग, ऐसे इंडिया या जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं जो हांगकांग से इंडिया में गोल्ड को स्मगल करते हैं इलीगली थ्रू एयर रूट, उनको हम पकड़ेंगे। वही है ऑपरेशन मोल्टन मेटल, सिंपल, है ना, समझ आ गया, वही है ऑपरेशन मोल्टन मेटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या है, ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, इसी से रिलेटेड है इसलिए हम बात कर रहे हैं। एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जिसको 1957 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, है ना। किसके अंडर काम करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। लीड एजेंसी है किस लिए, एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसकी ये एक लीड एजेंसी है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और फ्लाई ऐश के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या है फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में। तो फ्लाई ऐश बेसिकली फाइन ग्रे पाउडर है, जब जो कंबशन होता है ना, तो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उसके साथ ये फ्लाई ऐश जो है वो निकलता है ना। तो इट इज़ मोस्टली स्फेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स दैट आर प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट इन कोल फायर्ड पावर स्टेशन। तो जो भी कोल फायर्ड पावर स्टेशन होते हैं, है ना, उन जब वो जलते हैं, जो उनका कंबशन होता है तो उसकी एग्जॉस्ट गैसेज के साथ ये फ्लाई ऐश निकलता है, जो कि बेसिकली अनबर्नड कोल बोल सकते हो आप, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन होता है ना। इट हैज़ पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि ये लाइम के साथ रिएक्ट करके सीमेंट टाइप का कंपाउंड बना देता है ना। तो इसका एक अच्छा यूज़ ये भी है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे रोड्स को ले करने में फ्लाई ऐश को यूज़ कर सकते हैं ना, ब्रिक्स बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है, कॉन्क्रीट बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको वहाँ भी यूज़ किया जाता है ना। ऑल्दो ये टॉक्सिक होता है एनवायरनमेंट के लिए, बट इसके कुछ अच्छे यूज़ भी होते हैं जिससे हम वो टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कॉन्क्रीट बनाने में यूज़ होता है, डैम्प बनाने में, फ्लोएबल फिल बनाने में यूज़ होता है, माइंस बनाने में, लैंडफिल्स में यूज़ होता है ना, जियो पॉलीमर कॉन्क्रीट बनाने में यूज़ होता है ना। इसको हम सिंपली ऐश भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिड्यू होता है जो कि जनरेट होता है कंबशन ऑफ कोल से, है ना, फाइन पार्टिकल्स के कंबशन से ये बेसिकली जनरेट होता है और फ्लू गैसेस के साथ बाहर निकलता है ना। इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है और थोड़ा थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है इसमें, है ना। और बाकी पॉल्यूटेंट्स बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होते हैं, बट ये याद रखना कि अगर ऐसा आ जाए ना कि इट हैज़ ओनली दीज कंपाउंड्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी माइनर मिनरल्स भी होते हैं जैसे लेड वगैरह हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया। बट हाँ ये है कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाइप का नहीं होता है ना। तो ऐसा आ जाए कि भाई प्लूटोनियम है इसमें, है ना, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए तो वो मत मार के आ जाना जस्ट बिकॉज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो सारे सही होंगे, है ना। कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम कर देते हैं ये लोग, है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसके जो है ये टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है, इससे क्या क्या हो सकता है, इससे हार्ट डिसीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती है और स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सब फ्लाई ऐश के मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, है ना। तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, इसको 2020 में इस्टेब्लिश किया गया। नाम में क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मतलब हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। कंज्यूमर्स कौन है, आप और हम जैसे लोग जो रोज़ के रोज़ प्रोडक्ट लेते हैं ना। तो हमारे साथ अगर मान लो कोई फ्रॉड हो गया, मान लो आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया और आपके साथ फ्रॉड हो गया और अमेज़ॉन बोलता है कि हमारी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, है ना, कि भाई मेरा राइट वायलेट हुआ है, आप मेरी ये प्रोटेक्ट करो, है ना। फिर वो फाइन वाइन लगाया जो भी करेगा, है ना। तो ये इसको बेसिकली 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में।
एम क्या है इसका कि भाई ये प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और एनफोर्स करेगा क्या, कंज्यूमर राइट्स को। कैसे कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है या मिसलीडिंग एड्स हैं, आपको कुछ मिसलीडिंग एड्स दिखाई जाती हैं कि भाई आप ये ये काढ़ा पी लो तो आपका कोरोना चला जाएगा, है ना, इस टाइप का जो मिसलीडिंग एड है ना, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है ना। कोई भी फॉल्स एविडेंस है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये सारे कंज्यूमर इंटरेस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ना, समझ में आ गया। इसलिए है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट, कितना टाइम हो गया, उसके बाद आगे बात करते हैं ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ओ स्मार्ट क्या है बेसिकली, ये स्मार्ट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। जो ओशन सर्विसेज की टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज है उनको बढ़ाने के लिए बेसिकली ये है। क्या करेंगे हम इसमें, फोरकास्ट करेंगे और सर्विसेज बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे ओशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे, ठीक है, सर्वेस करेंगे ताकि हम ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सस्टेनेबली हार्नेस कर पाएँ, है ना, ताकि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो इसके अंदर 7 सबमिशंस हैं, 7 ही है ना, हाँ 7 सबमिशंस हैं। कौन कौन से हैं, ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ओशन नॉन लिविंग सर्विसेज, मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल्स। तो ये सारे जो ये सारे स्कीम्स ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक के बारे में बात करते हैं। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एमएसएमई ने लॉन्च किया है ना। एक ये बेसिकली एक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक है ना, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये इसका एप्लीकेशन बेसिकली मेडिकल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेडिकल बेडशीट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं ना। ये ये किसने डेवलप किया है, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जो कि जयपुर में है, अंडर KVIC खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर काम करता है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। द फैब्रिक इज ट्रीटेड विद एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट फ्रॉम काउडंग, है ना। तो काउडंग जो है उसके थ्रू उसको बनाया गया है ना। तो बेसिकली इसको एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट के थ्रू ट्रीट किया गया है ताकि ये सारे बैक्टीरिया इसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। इट कैन बी यूज इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब याद करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाकी कुछ KVIC के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए हैं KVIC ने। इसमें है खादी प्राकृतिक पेंट, एक खादी प्राकृतिक पेंट है जो जिसको काउडंग से बनाया गया है ना, जिसमें काउडंग मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद एक प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर है जिसको रीप्लांट के अंडर बनाया गया, दैट इज रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, जो कि KVIC का है ना। KVIC मैंने आपको बता दिया क्या है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में, है ना। तो ये रिवर सिटीज़ अलायंस क्या है, ये बेसिकली अलायंस है, अलायंस मतलब पार्टनरशिप। तो ये रिवर्स है, नाम में क्या है, रिवर सिटीज़ अलायंस। तो ऐसी सिटीज़ जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं ना, उन सिटीज़ का बेसिकली अलायंस होगा ताकि हम क्या कर पाएँ, रिवर्स को प्रोटेक्ट कर पाओ, और क्या करोगे। पार्टनरशिप ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज़, किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, किस लिए, रिवर सिटीज़ इन इंडिया के लिए। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, आइडिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, ताकि हम अर्बन रिवर्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर पाएँ, उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, उन पर पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएँ, है ना, ये सब कर पाएँ। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है ना। थीम क्या है, द अलायंस विल फोकस ऑन 3 ब्रॉड फेज स्कीम्स, क्या है, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो इन तीनों चीज़ों पे ये बेसिकली फोकस करेगा, है ना। 30 इसमें पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। अब यहाँ सबसे जहाँ से भी गंगा फ्लो करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, यमुना फ्लो करती है, मतलब जो मेजर मेजर रिवर्स हैं, है ना, वो सारे इसमें, जो भी 30 सिटीज़ हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है ना। तो ये हो गया अपना अलायंस फॉर रिवर सिटीज़ अलायंस, है ना। तो ये हो गए अपने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स ख़त्म, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीकली रिपोर्ट आ गया है, इसको हटाते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये क्या आ गया भाई।